नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसे हमारा आपका सबका वास्ता है और ख़ास करके हमारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का। रैगिंग एक अपराध है, खास करके ऐसी रैगिंग जिसमें कि मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना हो। यूजीसी ने इसे लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों में रोक लगाने के लिए रेगुलेशंस पहले भी जारी किए हैं, लेकिन इसमें कहीं कुछ कमी जरूर रह गई है। इसलिए एक बार फिर से यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके निर्देश दिए हैं कि रैगिंग को रोकने और खत्म करने के लिए शिक्षा संस्थानों को क्या क्या कदम उठाने जरूरी हैं। ऐसे मामलों में जहां रैगिंग के नाम पर अपराध हो रहे हैं, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, वैसे में संस्थानों के प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार को जवाबदेह बनाया जाएगा। रैगिंग से जूझ रहे छात्रों के लिए यूजीसी ने नंबर्स भी जारी किए हैं, जो कि यूजीसी की वेबसाइट पर मिल सकती है। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एंटी रैगिंग मॉनिटरिंग कमेटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा संस्थानों को सीनियर जूनियर में बेहतर रिश्ते के लिए मेंटोरिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है, यानी कि मार्गदर्शक एक तरह से हो। संस्थानों के एंटी रैगिंग सेल में कानूनी जानकार, एक लीगल काउंसिल का प्रावधान है ताकि रैगिंग करने वालों के खिलाफ केस हो सके। भयावह रैगिंग जो होती है, गंभीर अपराध के मामले में प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार को नेशनल रैगिंग मॉनिटरिंग कमेटी के सामने जवाब देना होगा। कमेटी के निर्देश ये हैं कि औचक निरीक्षण बढ़ाए जाएं। एंटी रैगिंग कमेटी सतर्क रहे, सुनिश्चित करें कि उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षक और स्टूडेंट्स यूजीसी के निर्देश का पालन कर रहे हैं या नहीं। इन निर्देशों के उल्लंघन पर यूजीसी कार्रवाई करेगी। तो ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं जहां पर रैगिंग ने एक भयानक रूप ले लिया है। कॉलेजों में कभी रैगिंग एक स्वस्थ परंपरा रही होगी, एक जान पहचान बढ़ाने की वजह रही होगी, लेकिन ये पिछले कुछ दशकों में बिल्कुल आपराधिक और जानलेवा कार्रवाई में बदल गई। पिछले कुछ सालों में रैगिंग के सिहर देने वाले मामले सामने आए हैं। 1996 में ऐसा जो सबसे डरावना मामला था वो पी नवरासु का था। वो तमिलनाडु के मुथैया मेडिकल कॉलेज में मेडिकल में पहले साल का छात्र था। उसकी बहुत अपमानजनक ढंग से रैगिंग की गई। जब उसके सीनियरों के जूते चाटने से इनकार किया तो उसे एक सीनियर ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। फिर उसे छुपाने के लिए शव के टुकड़े कर अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया गया। ऐसी कहानियां और भी हैं जो दिल दहला देती हैं। 2002 में 19 साल के अनूप कुमार ने खुदकुशी कर ली। कानपुर से इंजीनियरिंग के छात्र का रैगिंग के नाम पर यौन उत्पीड़न हुआ। उससे बहुत सारे अपमानजनक कृत्य कराए गए। उसने कमरे के पंखे से फांसी लगा ली। ये सिलसिला कभी जैसे थमा ही नहीं। 2006 में एसपी मनोज नाम के छात्र को यही झेलना पड़ा। हैदराबाद में वो मेडिकल का छात्र था। उसे कई हफ्ते लगातार रैगिंग झेलनी पड़ी। तंग आकर उसने भी आत्महत्या की। 2009 का अमन काचरू मामला ऐतिहासिक है। इसी मामले के बाद अमन के माता पिता ने रैगिंग के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट को रैगिंग रोकने के लिए गाइडलाइन बनाने को कहना पड़ा। 19 साल के अमन काचरू राजेंद्र प्रसाद मेडिकल के छात्र थे। उसके सीनियरों ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा और पिटाई से उसका ब्रेन हैमरेज हो गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद कानून बना और कॉलेजों में बाकायदा इसके खिलाफ हलफनामा लिया जाने लगा, लेकिन घटनाएं होती रहीं। 2015 में इंजीनियरिंग के छात्र कृष्णा ने खुदकुशी कर ली। 19 साल के इस छात्र ने अपनी डायरी में अपना दुख लिखा। एक सीनियर उसे लगातार मार पीट रहा था, वो उसके पैसे भी छीन लेता था। तो ये है वो खौफनाक सिलसिला, वो दुनिया जहां पे अभी भी बहुत अंधेरा है। इसे रोकने के लिए अब प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार को जिम्मेदार बनाने की बात हुई है। इससे कितना फर्क पड़ेगा? हमारे साथ में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संजीव तिवारी, जो प्रिंसिपल है महाराजा अग्रसेन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, और साथ ही राजेंद्र काचरू, जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी, इसे निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया। वो अमन काचरू के पिता हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। राजेंद्र जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूं। आपने इसके लिए इतनी लड़ाई लड़ी और इसे एक अंजाम तक पहुंचाया, और इसके ऊपर नोटिफिकेशंस और डायरेक्शंस तो पहले भी जारी किए गए, लेकिन कमी कहां पे रही कि अभी फिर से नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत पड़ी है? जाहिर है कि इम्प्लीमेंटेशन वैसा नहीं हो पाया और हादसे घटते रहे हैं। आपका थैंक यू फर्स्ट फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ये कहना सही है कि बहुत जो लॉ है, रेगुलेशंस हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, वो 2009 में फाइनलाइज हो गए थे।
और जो आज हम सुन रहे हैं कि अभी फिर से कॉलेज प्रिंसिपल्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, दिस इज पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड पार्ट ऑफ द रेगुलेशंस इन 2009। कोई चेंज नहीं है, और एक्सटेंसिव काम हुआ था 2009 में, बहुत महीनों तक एक्सटेंसिव काम हुआ था। ऑल व्हाट वी नीड इज टू एंश्योर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। हमें क्या करना है वो मालूम है, कैसे करना है वो भी मालूम है, लेकिन हो नहीं रहा, पार्ट्स में होता है। और इसकी रीजन ये है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, यूजीसी में लोग बदलते हैं, व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ मैनेजमेंट, तो बहुत कुछ चीजें बदल जाती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पीपल जो नए नए आते हैं। 2009 से 2012 तक लुकवार्म रिस्पॉन्स हुआ था। 2012 से 2019 तक बहुत इफेक्टिव रहा। आपने भी सुना होगा, टेलीविजन पर, रेडियो, न्यूज पे बहुत कम आया होगा। 2012 से 2019 तक घटते ही जा रहा था, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ कंप्लायंस। कंप्लायंस है, रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट जो भी थी, हमारे लोग तो कॉलेजेस के साथ कांटेक्ट। फिर 2019 में कोविड के साथ साथ ही चेंज हो गई, चेंज ऑफ मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट, इन एडमिनिस्ट्रेशन, इन न्यू ब्यूरोक्रेसीज। और वो जो पुराना सिस्टम था वो बंद हो गया, चेंज हो गया। तो ये इस चीज को रोकना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसीज, गवर्नमेंट हैज टू सी जी कि राजेंद्र काचरू साहब, एक बात आपने जो कहा कि 2012 से 2019 में ये काफ़ी कम हुआ था, एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, कोई कारण कि ये कंप्लायंस बढ़ा था? 2009 से ये सब बातें सामने आई, लेकिन नहीं, उतना नहीं हुआ, और फिर 2009 से 2020 के अराउंड आपने 2012 कहा से कि 2000 चेंजेस बहुत हुए। हम्म। 2012 से 2019 तक जब होता है, when there is a combination of the government officials, UGC officers, non-governmental organizations, and the system was working homogeneously or harmonized, तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ हमारे पास। हमने लास्ट 2019 में एक 50 लाख स्टूडेंट्स का 5,000 कॉलेजेस में सर्वे किया था, एंड वी सॉ रिडक्शन ऑफ अप टू 4.75%। सो उसके बाद कोविड में ब्रेक हो, साल 2 साल कुछ पता नहीं लगा, उसके बाद से इट इज इंक्रीजिंग। लास्ट ईयर मुझे याद है, इन द फर्स्ट 6 मंथ्स तक का डेटा था मुझे, आई हैव सीन 9 suicides, दैट्स हायर देन वी हैव सीन इन 2014 और बिफोर दैट। सो इट देयर इज ए, अभी जितने भी जर्नलिस्ट से आप बात करेंगे वो बताएंगे कि आपको देयर इज ए इंक्रीज, रिसर्जेंस। बीच में क्या हुआ कोविड के साथ, जो मॉनिटरिंग कमेटी था वो 4-5 साल, राघवन साहब रिटायर हो गए, उसके बाद नए आए नहीं, फिर कोविड हुआ, वो कुछ नहीं हुआ। तो जब इस किस्म का ब्रेक तो लगता ये है। जो जी ये जो रिसर्जेंस है, जाहिर है कि इसलिए एक बार फिर से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, और इसमें भी जो बात है वो भी आप कह रहे हैं कि कोई नई नहीं है कि अब कॉलेज के प्रिंसिपल को और रजिस्ट्रार को एक तरह से जवाबदेह होना होगा। तो जब वो जवाबदेह, वो प्रोविजन शायद पहले भी था, ये जो वो मॉनिटरिंग ऑलरेडी कमेटी है, है ये प्रोविजन ऑलरेडी है। ऑलरेडी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी, रेगुलेशन में। लेकिन तो ऐसा अब नहीं जवाबदेह होना। आप प्रिंसिपल को ब्लेम नहीं कर सकते अगर कुछ हो जाएगा। प्रिंसिपल को आप कभी ब्लेम कर सकते हैं इफ ही और शी डज नॉट रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस विद इन अ प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। वही लॉ, 24 घंटा या 48 घंटा, मुझे याद नहीं है, बट दैट्स व्हाट इट इज। इफ यू डू नॉट रिपोर्ट द मैटर टू अच्छा, द ठीक है। पुलिस जी जी। विद इन दैट लिमिट, देन यू आर पेनलाइज्ड। तो इसमें बहुत लूप होल्स हैं, इसी वजह से एक बार फिर नोटिफिकेशन जारी किया गया है कंप्लायंस में, क्योंकि ये मामले होते रहे। प्रोफेसर संजीव तिवारी, आप प्रिंसिपल हैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज के। आपने कॉलेजेस में किस तरह से, इसके बारे में आपको पता ही होगा, यूजीसी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया और पहले भी करते रहे हैं, जैसा हमें काचरू साहब बता रहे हैं कि ये बातें तो काफ़ी साल से चल रही हैं। कॉलेजेस में ये एंटी रैगिंग कमिटीज़ होती हैं, किस तरह से वो मॉनिटर करते हैं? आप लोग किस तरह इंश्योर करते हैं कि कॉलेज में माहौल जो है वो तनाव मुक्त हो? रैगिंग अगर होती है तो एक दोस्ताना रैगिंग अलग है, और वो रैगिंग जहाँ पर किसी की जान चली जाती है, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है कॉलेज? देखिए नगमा जी, रैगिंग रैगिंग है। वह दोस्ताना रैगिंग हो या वह जानलेवा रैगिंग, यह दोस्ताना रैगिंग ही ग्रेजुअली जानलेवा रैगिंग की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो हमें अगर इस मेनाज को रोकना है, इसको रैगिंग को पूरी तरह से समाप्त करना है,
तो यह जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यूजीसी का 2009 का नोटिफिकेशन है, 2015 का दोबारा नोटिफिकेशन है, और आज का फिर दोबारा रिट्रेशन है उसी नोटिफिकेशन का जो 2009 में बना। मैं राजेंद्र काचरू जी को पहले तो बधाई दूंगा कि उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, और मैं कहूंगा कि इसको इम्प्लीमेंट करने का दायित्व एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी है, और साथ साथ जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं और साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में भी एक माहौल बनाने की जरूरत है। हम जब इसकी इसमें शुरुआत ये भी करते एक हैं नगमा प्रोविजन जी। है संजीव जी। संजीव जी, एक जी। प्रोविजन ये भी है कि मेंटोर और मेंटी का एक रिश्ता बनाया जाए सीनियर्स और जूनियर्स में। तो कॉलेजेस में क्या ऐसे कदम उठाए जाते हैं? मेंटोर और मेंटी का लिस्ट हम बनाते हैं, और उसके लिए मेंटोर जो होता है वो टीचर होता है। हर फैकल्टी मेंबर्स को 20-25 के आसपास टीचर्स अलॉट कर दिए जाते हैं, और वह हर सप्ताह उनसे मिलता है, उनका अटेंडेंस लेता है, उनकी अलग अलग समस्याओं के बारे में उनसे सुनता है, और उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता है। साथ साथ हम एंटी रैगिंग स्क्वाड भी बनाते हैं कॉलेज में। कॉलेज खुलने के पहले, एडमिशन के पूर्व, और उसको प्रॉपरली वेबसाइट पे और कॉलेज नोटिस बोर्ड पे और बड़े बड़े बैनर्स बना के उसको नोटिफाई करते हैं। कॉलेज में चारों तरफ एंटी रैगिंग का माहौल बनाया जाता है, और अलग अलग स्क्वाड बनता है, 4-5 स्क्वाड बनाते हैं जो कॉलेज में रेगुलर रूप में घूमते रहता है। इसी प्रकार हॉस्टल में भी हम करने का प्रयास करते जी। हैं, और हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस रैगिंग के ऊपर है। जहां तक हमारे इंस्टीट्यूशन और दिल्ली यूनिवर्सिटी का सवाल है, यहाँ जीरो टॉलरेंस है, और यहाँ वह घटनाएं आप नहीं देखेंगे जो सुसाइड की घटनाएं हैं या रैगिंग की घटनाएं हैं। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति आता है कि जब वो जानलेवा हो जाता है रैगिंग, तो उसमें हम फ्री है पुलिस को बुलाने के लिए, हम तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, 24 घंटे का भी हम इंतजार नहीं जी। करते हैं वैसी स्थिति होती है तो। और उस बच्चे को कि जो रैगिंग में इन्वॉल्व है, उसे न सिर्फ कॉलेज से बाहर करते हैं, बल्कि उसके जी। ऊपर केस भी दर्ज करते हैं जो प्रॉपर उस धाराओं के अंतर्गत केस होता है। अब जहां तक सवाल पैदा ये होता है कि इस प्रकार की रैगिंग की घटनाएं क्यों हो रही है, तो मैं कहूंगा कि राजेंद्र जी ठीक कह रहे थे कि एक डिसकंटिन्यूटी आई है। जैसे क्लासेस अटेंड करने में भी डिसकंटिन्यूटी आई है। जो पहले बच्चे आते थे 2019 के पहले रेगुलर क्लासरूम में, वह 2019 के बाद उनकी आदत खराब हो गई है। अब परीक्षाएं चलती हैं तो बच्चों को ये भी सेंसिटाइज करना पड़ता है कि उनके पास मोबाइल और अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होने चाहिए। तो उस डिसकंटिन्यूटी को जब वह क्लासरूम में दोबारा आए हैं, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में दोबारा आ रहे हैं, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें उन्हें फिर से सेंसिटाइज करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, और इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना जी। पड़ेगा। मुझे राजेंद्र लग रहा है काचरू कि जी, जी राजेंद्र काचरू जी, मैं आपसे आपने चूंकि व्यक्तिगत तौर पे से इतना बड़ा नुकसान झेला है, आपके अपने बच्चे की बात है, और आपने लंबी लड़ाई लड़ी और उसको अंजाम तक एक तरह से पहुंचाया। कंप्लायंस नहीं होता, अभी भी ये मामले आते हैं और काफ़ी आ रहे हैं, वो आपको बहुत दुख होता होगा। इसमें क्या उच्च शिक्षा संस्थानों में भी, खास करके मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आपने, चूंकि आप लगातार जुड़े रहे हैं, इससे देखा है कि ज़्यादा मामले हैं इन कॉलेजेस में? मेडिकल कॉलेजेस का तो एक्सट्रीम केस है। मेडिकल कॉलेजेस में तो आज तक कभी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ नहीं। डेटा जो हमारे पास है और जो एक्सपीरियंस है, तो मेडिकल कॉलेजेस इज वेरी हाई रेट ऑफ रैगिंग। जैसा अगर आप देखेंगे, हमारे पास मान लो 50,000 कॉलेजेस हैं हिंदुस्तान में, और मेडिकल कॉलेजेस 500 या 700। So when you see the number of incidences of ragging reported out of medical college, it is nearly 5% compared to 0.3 or 0.4% of the rest of India. So problem here is three things which when we were designing this system, and I still insist on these three things. You need to build confidence in students. You need to communicate with colleges, and you follow compliance. ये तीन चीजें जब तक नहीं होती हैं, और उसके लिए सिस्टम बनाने पड़ते हैं, और उसके लिए कंटिन्यू, जैसा देखिए 2012 से 2019 तक हमारे पास एक कॉल सेंटर था। हम हर कॉलेज प्रिंसिपल के साथ बात करते थे। जैसा आज नोटिफिकेशन भेज दिया, एक चिट्ठी भेज दिया, फाइल में हो गया। लेकिन अगर आप एक प्रिंसिपल को हर महीना, 2 महीना, 3 महीने में बात करोगे, फिर एक कॉल सेंटर को अनोयंस भी होती थी उनको कई बार, लेकिन यू आर टॉकिंग टू देम, तो रिमाइंडर तो मिलता है ना कि भाई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी बच्चे को मालूम है उसने फोन किया और उस पर कार्रवाई होगी, और कॉन्फिडेंशियली कार्रवाई होगी, और उसकी सेटिस्फैक्शन पे कार्रवाई होगी, तो अब आप देखेंगे दिल कम फॉरवर्ड, दे डू कम फॉरवर्ड। जो हमारे साथ डेटा होता था कॉल सेंटर का,
year after year it was doubling the number of students complaining. People thought कि रैगिंग बढ़ रहा है. मैंने कहा हमारा 50 लाख का डेटा बोल रहा रैगिंग घट रहा, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ रहा. People are becoming more confident to talk and call because they know कि कुछ होगा. अगर हुई एक बार कॉन्फिडेंस टूट जाता है तो ये फिर कोलैप्स हो जाता है और फिर बहुत टाइम लगेगा इसको रिवाइव करने में. तो यही चीज है हमारे साथ. जब मेरे साथ हुआ तो बहुत लोगों ने जस्टिस जस्टिस कहा, एंड आई स्टिल बिलीव जस्टिस फॉर माय सन विल बी ओनली व्हेन दिस थिंग विल बी फिनिश्ड. जो हमारे जिन लड़कों ने हमारे बेटे के साथ ये किया, 3-4 लोग थे, तो लोग कहते थे इनको फांसी पर चढ़ा दो, गोली मार दो, जेल कर दो. उससे क्या होगा? बिकॉज दे themselves are the victims of the system. All the children जो हमारे कॉलेजेस में जाते हैं, they're not criminals. ये they are becoming the victims of the entire system. जो हमारे कॉलेजेस हैं, this is the cream of India. We are not talking about any riffraff. We are talking about cream of India for which this nation is dependent. And what is happening, instead of taking them towards empathy and emotional intelligence, growth in emotional intelligence, we are working them backwards. And the impact of this on the nation is phenomenal. We don't see it that way, but that is what I see. I see it if you have a nation whose emotional intelligence, they are natural enemies. Ragging and emotional intelligence are natural enemies of each other. So wherever there is ragging, वहां तो इमोशनल इंटेलिजेंस घट रहा है, एंड द प्रोडक्टिविटी, द इनोवेशन, एवरीथिंग इज डिक्रीज. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो बहुत लोगों ने नोट नहीं किया, देयर इज आल्सो वाज अ क्लॉज टू फाइंड आउट स्लोली विद द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कि इससे कितना इम्पैक्ट होता है ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. एनी कॉलेज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखने के लिए यू हैव टू सी व्हाट इज द स्टेटस इनसाइड. आपने बहुत बड़ी बात कही. अपने बेटे को खोने के बावजूद आप ये कह पा रहे हैं कि उन लड़कों की गलती नहीं, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं, वो खुद एक विक्टिम है इस सिस्टम के. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स में ये विश्वास जगे और बार बार इस चीज़ को कंप्लायंस की ज़रूरत है. उन कमिटीज़ के ज़रिए इस बात को बताने की ज़रूरत है कि आप विश्वास रखें सिस्टम में. अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप अपने शिक्षकों से, एंटी रैगिंग स्क्वाड से बात कर सकते हैं, खामोश न रहें, और आपकी शिकायत पर अनोनिमसली कार्रवाई ज़रूर होगी. तो बहुत शुक्रिया आपका अमन काचरू साहब हमारे साथ, राजेंद्र काचरू साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजीव तिवारी कि आप हमारे साथ जुड़े. और शुक्रिया इस बहुत ज़रूरी चर्चा में. कम से कम हम ये चाहेंगे कि जानकारी और बढ़े कि यूजीसी के ये दिशा निर्देश हैं और सभी कॉलेजेस को, शिक्षा संस्थानों को इसे मानना ज़रूरी है, कंप्लायंस ज़रूरी है. जो प्रिंसिपल हैं, जो रजिस्ट्रार हैं, उनको भी इस पे जवाब देने की ज़रूरत है, और ख़ास करके ख़ुद शिक्षा संस्थानों को देखना चाहिए कि ये एंटी रैगिंग स्क्वाड जो हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स में विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं कि वो इसके खिलाफ शिकायत कर सकें. तो एक ब्रेक लेंगे इस समय हम 5 की बात में. ब्रेक के बाद दिखाएंगे गोवा की एक दिल दहला देने वाली खबर, जहां पर आरोप है कि मां ने ही अपने बच्चे की हत्या की है. गोवा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. कैंडोलिम इलाके में एक महिला पर अपने 4 साल के बेटे की हत्या का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि आरोपी महिला सूचना सेठ बेंगलुरु के एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ हैं. आरोप है कि ये महिला अपने बच्चे के शव को बैग में रखकर गोवा से कर्नाटक पहुंच गई, जहां पे पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है. दरअसल ये महिला गोवा के एक सर्विस अपार्टमेंट में अपने 4 साल के बच्चे के साथ रुकी थी, लेकिन जब वो वहाँ से जा रही थी तो उसके पास सिर्फ एक बैग था, बच्चा नहीं. शक होने पर वहाँ मौजूद स्टाफ ने पुलिस को खबर दी. पुलिस को सर्विस अपार्टमेंट में खून के धब्बे भी मिले हैं. जब इनके लगेज ओपन करके देखा तो उसमें बच्चे का डेड बॉडी मिला. जिस तरीके से डेड बॉडी मिला उससे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है. तो इमीडिएटली कलंगुट पुलिस स्टेशन ने होटल के सुपरवाइजर के कंप्लेंट में
मर्डर का एफआईआर रजिस्टर किया आई मंगला पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ से वो लेडी को हमने डिटेन किया, वहाँ पे अरेस्ट किया, वहाँ पे कोर्ट में पेश किया और ट्रांसिट रिमांड लेके अभी गोवा में जज के पास प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आरोपी जो हैं वो बेंगलुरु के एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ हैं, काफ़ी शिक्षित हैं और गोवा में एक सर्विस अपार्टमेंट में रहने आई थी अपने बच्चे के साथ। हमारे साथ मेरे सहयोगी नेहाल जुड़े हैं। नेहाल, इनको बताएंगे कि क्या डिटेल्स इस मामले में अभी तक आए हैं, लेकिन अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ है, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं जो दिखाई दे रहा है उसमें यही बताया जा रहा है, पुलिस ने बताया है कि ये महिला जो है वो बच्चे के शव को बैग में रखकर गोवा से कर्नाटक पहुंची थी। जब पुलिस ने बैग हाथ से लिया तो उसमें से बच्चे का शव निकला। 4 साल का बच्चा था जिसके साथ वो गोवा में एक सर्विस अपार्टमेंट में रह रही थी और उसके बाद वो जब कर्नाटका पहुंची हैं तो ये मामला सामने आया है। एक स्टार्टअप कंपनी की ये सीईओ हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा है। इनका नाम है सूचना सेठ। अभी इस पर और ज़्यादा तफ्तीश चल रही है। नेहाल हमारे साथ मौजूद हैं। नेहाल, इस पर और क्या जानकारी मिली है? ये एक अजीब दिल दहलाने वाला मामला है जिसमें ये खबर आई है कि स्टार्टअप कंपनी की जो सीईओ हैं उन पर ये आरोप लगा है। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक तो ये लगता है जैसे कि वो महिला जो शव के साथ पकड़ी गई, और भी जो इनका स्टार्टअप है उसके बारे में भी क्या डिटेल्स हैं महिला के बारे में? देखिए, जो आईडी कार्ड वहां से मिला और पुलिस ने जो बताया कि एक आईडी कार्ड मिला है जिसमें कि बेंगलुरु का एड्रेस है, वो एड्रेस पर कोई भी पिछले 5-6 महीने से नहीं रह रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा जानकारी इस महिला के बारे में नहीं मिल पा रही है। जो भी मिल रही है वो सोशल मीडिया के थ्रू मिल रही है, इसलिए कि पुलिस भी लगातार कोशिश कर रही है ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने की। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्राइमा फेसी जो पुलिस को लग रहा है कि इस महिला ने खुद ही हत्या की है अपने 4 साल के बेटे की, और इसकी वजह पुलिस ने हालांकि अभी साफ तौर पे नहीं बताई है, लेकिन कहीं न कहीं इशारों में बता दी है कि पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। 1.5-2 सालों से तलाक का मामला अदालत में चल रहा है। अदालत का एक फैसला के कुछ फैसले आए हैं जिसमें से एक फैसला कस्टडी को लेकर के भी है कि बच्चे की कस्टडी कितने दिन किसके पास होगी। शायद इस बात को लेकर के ये महिला अपसेट थी, लेकिन इस कस्टडी को लेकर के इतना बड़ा कदम उसने उठा लिया, किन परिस्थितियों में उठाया, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो नॉर्थ गोवा के हैं उनका ये कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद और भी बहुत सारी जानकारी सामने आएगी कि हत्या की वजह क्या थी, क्या गला घोंट करके हत्या की गई या फिर किसी रसायन का इस्तेमाल किया गया या क्या हुआ, वो सारी जानकारी सामने आएगी और तब बहुत कुछ साफ हो पाएगा। यानी जो मोटिव है बिहाइंड द मर्डर, यानी हत्या के पीछे जो मकसद है वो भी साफ हो पाएगा। तो निश्चित तौर पर यह दिल दहला देने वाली घटना है, लेकिन इसके पीछे अभी बहुत इसकी कड़ियां हैं जिसको जोड़ी जानी है कि आखिर किन परिस्थितियों में, किस परिस्थिति में इस महिला ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। और फिर आप देखिए कि पढ़ी लिखी महिला है जिसकी की गिनती बहुत चुने हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटेलिजेंट ब्रेन के तौर पर होती है। वो 100 में से 1 के बारे में बताया गया है एक सोशल मीडिया साइट पे। जब इस तरह की ये महिला है, उसके बावजूद, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद जो आरोप लगा है वो निश्चित तौर पर एक विकृत मानसिकता को दर्शाती है। अब देखना है कि जब जांच आगे बढ़ती है तो पुलिस क्या वजह बताती है कि किन परिस्थितियों में इसने अपने बच्चे की हत्या की और किस तरह से ये सारा कुछ और क्यों उसको अंजाम दिया। ये सारे सवाल हैं। उम्मीद की जा रही है कि कल तक तस्वीर साफ हो जाएगी, एक बार जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद। जी, शुक्रिया आपका नेहाल। अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बल्कि जैसा नेहाल बता रहे हैं कि महिला के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही है। जो एड्रेस है उस पर कुछ महीनों से कोई रहता नहीं था, लेकिन ये ज़रूर पता है कि एक स्टार्टअप कंपनी में ये सीईओ थी। तो इस वक्त इसकी और ज़्यादा डिटेल्स का इंतज़ार है ताकि कुछ पता चले कि इसके पीछे क्या मंशा थी, या दरअसल आरोपी है क्या, या मामला क्या है। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त और उसके आगे खबर वाइब्रेंट गुजरात की।
प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ट्रेड शो का उद्घाटन कर रहे हैं आज। इसके बाद कल वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन होगा। गुजरात को बिजनेस का एक मुख्य डेस्टिनेशन बनाने में इस समिट का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। समिट के दौरान प्रधानमंत्री देश की टॉप कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे। साथ ही आज प्रधानमंत्री समिट में शामिल होने आए कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी बैठक कर रहे हैं। शाम वो साबरमती आश्रम जाएंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहाँ पे मौजूद हैं और साथ ही कई राष्ट्राध्यक्ष आए हैं जिनसे प्रधानमंत्री की यहाँ पे बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है। ये आज ट्रेड शो का उद्घाटन है जिस दौरान वो कई सीईओ से मिलेंगे और इसके साथ साथ कई राष्ट्राध्यक्षों से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। और कल यहाँ पर ये जो शिखर सम्मेलन है उसका उद्घाटन हो रहा है। इस वाइब्रेंट गुजरात ट्रेड शो का उद्घाटन है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और हमारे साथ वसुधा वेणुगोपाल हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। वसुधा, आज ट्रेड शो का उद्घाटन है और समिट का उद्घाटन जो है कल होगा जिसमें कई हेड्स ऑफ स्टेट हैं, तो आपके पास क्या डिटेल्स हैं, इसकी क्या कार्यक्रम है वहां पर? वसुधा से एक बार फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस समय आवाज़ साफ नहीं आ रही है, लेकिन गांधीनगर में आपको बता दें कि कल से वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन है, शिखर सम्मेलन जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और आज यहाँ पे ट्रेड शो का उद्घाटन हो रहा है। माना जाता है कि जो वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम है इसका एक बहुत बड़ा हाथ है गुजरात में कम से कम जो ट्रेड है उसको बढ़ावा देने के लिए। आज इस वाइब्रेंट गुजरात ट्रेड शो के दौरान कई सीईओ से प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है। गुजरात जो है वो बिजनेस के लिए, कारोबार व्यापार के लिए एक मुख्य डेस्टिनेशन जो बन रहा है उसमें इस समिट का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। प्रधानमंत्री जो हैं वो देश की कई बड़ी कंपनियों के, टॉप कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही वो समिट में शामिल होने आए कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी मिलेंगे। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, वाइब्रेंट गुजरात ट्रेड शो का उद्घाटन हुआ है। देश की टॉप कंपनियों के सीईओज वहां पर मौजूद हैं, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल, 20 इयर्स ऑफ वाइब्रेंट गुजरात, ये तस्वीरें आप वहां से देख रहे हैं जहां पर कई राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए। 36 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर आए हुए हैं। आज साल 2023 के खेल पुरस्कारों से खिलाड़ियों को नवाजा गया। खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार दिए गए। इस बार बैडमिंटन के चिराग शेट्टी और सात्विक की जोड़ी को खेल रत्न पुरस्कार मिला है, जबकि 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। शमी ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया, 7 मैचों में सबसे ज़्यादा 24 विकेट लिए। इसके अलावा शीतल देवी को पैरा तीरंदाजी, अजय कुमार रेड्डी को ब्लाइंड क्रिकेट, ओजस देवताले को तीरंदाजी, पारुल चौधरी को एथलेटिक्स, सुशील चानू को हॉकी, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और ईशा सिंह को शूटिंग में शानदार प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया। खेल के क्षेत्र में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए 3 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार और 8 को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे सहयोगी विमल मोहन ने टेबल टेनिस खिलाड़ी अयहिका मुखर्जी से बात की। अयहिका मुखर्जी को अर्जुन अवार्ड मिला है। अयहिका मुखर्जी टेबल टेनिस में इन्होंने शानदार कारनामा किया है और इस वजह से इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। किसी भी खिलाड़ी के लिए शायद लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट होता है ये, और अयहिका इसको पाना और एशियन गेम्स में जो आपने कारनामा किया, चाइनीज़ को चाइना में हराना,
कितनी बड़ी खुशी है, क्या मतलब है इस अवार्ड का आपके लिए? ये मेरी ड्रीम थी जब मैं बचपन में, बंगाल में भी बहुत अर्जुन अवार्डी है टेबल टेनिस में, जैसे सौम्यदीप रॉय, पौलोमी घटक, मोहम्मद दास, शुभजीत शाह। तो मैं उन लोगों को देख के ही बड़ी हुई हूँ टेबल टेनिस में। तब भी जब मैं उन लोगों को देखती थी, मेरा ड्रीम था कि मुझे भी एक दिन हासिल करना है, मुझे भी एक दिन अर्जुन अवार्ड मिलना चाहिए। मैं ड्रीम देखा था, तो आज वो अचीव करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एक ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए। और आपके इस ड्रीम को पहुंचाने में हम सब मानते हैं, ज़्यादातर लोग, कि आपका वो जो मोमेंट था चाइनीज़ में चाइना को हराना, ओलंपिक चैंपियन को हराना, ये बहुत बड़ा आपके लिए भी सबसे बड़ी विक्ट्री है। हाँ, ये मेरे लिए भी सबसे बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि चाइना में जाके चाइनीज़ को हराना एक बहुत बड़ी बात है। वो भी वर्ल्ड नंबर 2 और ओलंपिक चैंपियन। यस, वो भी वर्ल्ड नंबर 2, जो वर्ल्ड चैंपियन थे वो पेयर, और उनमें से एक जो चेंग मेंग है वो ओलंपिक चैंपियन है सिंगल्स में, और दूसरी जो थी वो टॉप 4 में है वर्ल्ड रैंक में। तो उन लोगों को हरा के हम जीते हैं, क्योंकि पूरा चाइना और एशियन कंट्रीज़ जो है, चाइना, जापान, कोरिया, स्पेशली चाइना, पूरा वर्ल्ड को वो लोग नहीं डोमिनेट करके रखा। तो उन लोगों के जगह जाके उन लोगों को डोमिनेट करने में एक अलग ही मज़ा था। ओलंपिक का मेडल एक ड्रीम है हम लोगों के लिए, लेकिन कितना, एक तो क्वालिफाई करना कितना मुश्किल है, और कभी आपको लगता है कि जैसे हम लोग कभी सोचते नहीं थे कि एथलेटिक्स में हमें मेडल आ सकता है, नीरज चोपड़ा ने वो ब्रेक थ्रू कर दिया। टेबल टेनिस में हम कहाँ हैं? टेबल टेनिस में हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, जैसे कि एशियन गेम्स में मेडल आ गया, मतलब ओलंपिक्स में भी आ सकता है। एशियन गेम्स ओलंपिक्स जैसा ही होता है बिल्कुल। हाँ, क्योंकि एशिया में ही ज़्यादा, मतलब पूरे वर्ल्ड में अच्छे हैं, बहुत ही सबसे, यूरोपियंस हाँ। भी बहुत अच्छे हैं, बट क्योंकि एशियन कंट्रीज़ के जो सारे चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन सब पूरे वर्ल्ड डोमिनेट करते हैं, तो उधर से मेडल लाना ऑलमोस्ट ओलंपिक्स के समान ही है। तो हम अगर इधर से ला सकते हैं तो वो वाला टाइम ज़्यादा दूर नहीं है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। फरवरी है क्वालिफिकेशन टाइम, फरवरी में चलिए विश यू ऑल द बेस्ट, क्वालिफाई करें और फिर जो आपका ड्रीम है उसको पूरा करें। ये भी एक बड़ा ड्रीम पूरा हुआ है। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।